बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं जो PSY 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है साइकोलॉजी वालों का, उसकी मैं आपको अपनी जो मैंने खुद बनाई थी वो वाली फाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से बनाना है। और काफी लोगों की जो मिस्टेक्स आ चुकी हैं अभी, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको उन्होंने दे दिया है, तो वो रिवीजन कैसे करनी है। उसके अलावा रिजल्ट्स के बारे में मैं ये कहूंगी कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सारा मतलब SPSS पे कैसे काम करना है वो आपके जो हैं इंस्ट्रक्टर वो गाइड कर देंगे। अगर वो गाइड नहीं करते तो आप YouTube से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको YouTube से भी समझ नहीं आती, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कांटेक्ट शेयर कर दूंगी। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं होगा, मैं पहले से बता रही हूँ। अगर किसी को SPSS के रिजल्ट्स बनाने हैं, और रिजल्ट के साथ साथ मैं आउटपुट डाटा शीट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जो हमारी मैम थी, मैम आयशा, उन्होंने हमसे एंड पे क्या बोला था कि आप लोग अपनी आउटपुट डाटा वाली जो शीट थी वो भी मेरे साथ शेयर करें। क्यों? ताकि बस उन्होंने ये देखना था कि स्टूडेंट्स ने खुद बनाया है या किसी और से बनाया है, क्योंकि जब कोई और बना के देता है तो वो समटाइम्स हम आउटपुट डाटा शीट लेना भूल जाते हैं। तो आई विल इंश्योर दैट कि आपको मैं डाटा शीट भी प्रोवाइड करूं। मैं आपको डाटा शीट दिखा भी देती हूँ कि वो किस तरह से होती है। ये आपके पास आउटपुट डाटा शीट होती है जो SPSS के अंदर जब आप काम करते हैं ना उसके बाद बनती है। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट था जो कि मेरी रिसर्च का नहीं है, ये कोई और रिजल्ट है, मुझे अपनी रिजल्ट वाला मिले ही नहीं, क्योंकि मैंने मैम को सेंड किया था, मेरे पास जीमेल वगैरह में पड़ा होगा। ये मैंने एक और लड़की को बना के दिया था, उसको बहुत बिल्कुल एंड पे उन्होंने मुझसे बोला था कि वो नहीं बना सकी क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी SPSS की, तो फिर मैंने उनको बना के दिया था। आप लोग जो मतलब गूगल फॉर्म आपने जनरेट किया है, वहां पे जो आप लोग का डाटा कलेक्ट हो रहा है वो इस फॉर्म में होता है, क्योंकि आप एक्सेल शीट सारी डाउनलोड कर लेते हो ना, तो इस तरह का डाटा होता है। इसको हमने SPSS में करना होता है और फिर वहां से हम अपने जो भी हमने टेस्ट रन करने होते हैं वो करते हैं। उसके बाद ये डाटा शीट निकलती है, और ये जो डाटा शीट है ये सारी, इससे हम अपने टेबल्स बनाते हैं जो भी बनाने होते हैं। तो अगर किसी से नहीं बन रहे तो वो एक्सेप्शनल केस है कि मैं वो बना के दे सकती हूँ। आई विल प्रोवाइड दिस सर्विस, पर वो फ्री नहीं होगा, उसके लिए मैं चार्ज करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ स्लीप ऑन सब्जेक्टिव वेलबींग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन स्टूडेंट। ये मेरा अपना जाती था, जो मेरे पास प्रोजेक्ट था उसका टॉपिक मैंने ये रखा हुआ था। और उसके बाद बाकी ये सारी चीजें वही हैं कि आपने किस तरह से लिखनी है। ये डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, ये सारे आप लोग बना ही लोगे। एक्नॉलेजमेंट पे आते हैं। एक्नॉलेजमेंट में ये लिखते हैं कि आप बस थैंक करना होता है कि मैं अपने इंस्ट्रक्टर का थैंक करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छी तरह गाइड किया। उसके बाद आपकी कोई फ्रेंड्स या फैमिली है वो, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, फिर भी मैं एक दफा बता रही हूँ। अब टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे मैंने ऑटो जनरेट किया हुआ है MS वर्ड में ही। ये किस तरह से बनते हैं उसके लिए आपको, अगर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप अगर कर्सर को देख रहे हैं तो ये जो है ना, अगर आपने यहाँ पे ये वाली सारी बनाई हुई है ना सही से हेडिंग्स, तो आपने जस्ट यहाँ पे आके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंसर्ट का, इंसर्ट में जाके आपने टेबल ऑफ कंटेंट, सॉरी ये कुछ और निकल आया है, तो यहाँ पे आपने जाके जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट का प्रॉम्प्ट देनी है वर्ड को, और वो खुद ब खुद आपको ये बना के दे देगा। ठीक है, वो आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से ऐड करने हैं। बट उसके लिए जरूरी होता है कि आप लोगों ने सारी हेडिंग इस तरह से दी हो। जैसे कि अगर यहाँ पे चले लिस्ट ऑफ टेबल्स, अच्छा ये टेबल्स क्या है कि किस पेज पे मेरा कौन सा टेबल है अवेलेबल। ठीक है, ये आसानी के लिए होता है, जाके जो पढ़ने वाला चेक करने वाला है वो जस्ट यहाँ से पेज नंबर पे जाए और जाके चेक कर ले। लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, ये टेबल भी आप बाद में बनाते हैं, जब सारी फाइल बन जाती है उसके बाद ये टेबल्स बनाए जाते हैं कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ है आपने। ठीक है, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट में काफी लोगों की गलती होती है, क्योंकि उनको अब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं आता। आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखना या समझ आपको तब आएगी जब आप अब्स्ट्रैक्ट दूसरे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप अब्स्ट्रैक्ट किस तरह से पढ़ते हैं, जब आप कोई भी स्कॉलरली पे, या फिर ये मैं वेबसाइट्स बता रही हूँ, या फिर आप गूगल स्कॉलर पे जाते हैं और वहां पे जाके आप कोई भी आर्टिकल, अपने ही आर्टिकल का नेम सर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके नेम वाला भी
लोगों ने पहले रिसर्च की हुई होती है, ठीक है। आपने वो पढ़ना है, उसका पहला पैराग्राफ वो एब्स्ट्रैक्ट का उन्होंने दिया हुआ होता है, ठीक है। अब ये जस्ट क्या होता है, जिस तरह से खुलासा हम लिखते थे ना, सॉरी, तो जिस तरह से हम खुलासा लिखते थे ना, ये सेम इस तरह से होता है कि आपकी रिसर्च किस टॉपिक पे है, आपने रिसर्च में क्या किया था। सबसे पहले ये देखें, अगर आप यहां से पढ़ना शुरू करें, द स्टडी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप क्वालिटी, सब्जेक्टिव वेलबींग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड जेंडर इन अ सैंपल ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स। मैंने 100 पार्टिसिपेंट लिए थे, 50 मेल 50 फीमेल। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वाज कंडक्टेड। अब यहाँ पे ये देखें, पास्ट में मैंने लिखा हुआ है, पास्ट में क्यों, क्योंकि मैं रिसर्च कंडक्ट कर चुकी हूँ और उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने रिसर्च में आपका क्या था, जो अपने ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस लिखे थे उनको लाइंस में लिख देना है यहाँ पे कि हम ये देख रहे थे। उसके बाद फाइंडिंग्स, पहले आपने प्रीवियस जो रिसर्चेज आपने पढ़ी हैं या आपने लिटरेचर रिव्यू का यहाँ पे टॉपिक ऐड किया हुआ है अपनी रिसर्च में, आपने उसमें क्या कंक्लूजन था, मतलब आपने ये लिखना है कि प्रीवियस रिसर्चेस क्या इंडिकेट करती हैं मेरे इस टॉपिक को लेके, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिखना है कि आपकी रिसर्च में स्टडी या लिमिटेशन क्या थी। इसके लिए मैं आपको एक हैक बताऊं, तो अगर जब आपने सारी रिसर्च बाकी बना लिया, आपका एब्स्ट्रैक्ट रह गया है, तो आपने ये करना है कि सारी रिसर्च को कॉपी पेस्ट करना है चैट जीपीटी पे, और उसको आपने कहना है कि इसका एब्स्ट्रैक्ट बना दो जो मैंने गिवन डाटा आपको दिया है, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो आपकी ही रिसर्च में से आपको एब्स्ट्रैक्ट बना के देगा। लेकिन उस चैट जीपीटी पे लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध भरोसा करते हैं, ठीक है। आपने अंधाधुंध नहीं करना, आपने पहले उसको पढ़ना है कि कोई सेंस भी बन रही है बातों की या नहीं बन रही, ठीक है। उसके बाद आपने बस इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट बना लेना है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। यहाँ पे एक और है कि एपीएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों की फाइल्स जब चेक होके आई होंगी, वहां पे काफी स्टूडेंट्स के लिखा होगा कि जो फाइल है वो एपीएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको एपीएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करें। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के दे दूंगी, उसमें ये मतलब उसमें जो मेन चीजें होते हैं। उसके अलावा आपको दिया हुआ है एलएमएस पे ये वाली फाइल आपको वहां पे अपलोडेड है। ये 145 पेजेस की फाइल है जिसमें आपके पास एपीए के रूल्स लिखे हुए हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ये आप पढ़ने से तो रहे, मैंने भी नहीं पढ़े थे। मैं आपको शॉर्ट सी एक वीडियो दे दूंगी, वो भी इंशाल्लाह फौरन इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर देती हूँ कि आपने किस तरह से एपीए के अकॉर्डिंग करने और रेफरेंसेस किस तरह से एपीए के अकॉर्डिंग करते हैं। वो दूसरी वीडियो होगी, वो शॉर्ट सी होगी, तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जस्ट मैं फाइल की बात कर रही हूँ, आपने इंट्रोडक्शन वगैरह ये तो ऑब्वियसली आपका दे दिया होगा। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि अगर आपने इस तरह से हेडिंग कैसे बनानी है। अच्छा, यहाँ पे जब इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो आपने क्या करना है कि इस लाइन को पकड़ना है, मतलब इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 सिलेक्ट हुआ है। इससे क्या होगा कि इस तरह से हेडिंग 1 होगी। हेडिंग 1 के अंदर है बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च, इंट्रोडक्शन मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग के अंदर जो मेरे पास हेडिंग 2 है वो बैकग्राउंड रिसर्च है। देखें, अब बैकग्राउंड रिसर्च अगर देखें तो ये देखें यहाँ पे ये हेडिंग 2 दे रहा है। इस तरह से अगर आपकी हेडिंग सारी ऑर्गेनाइज होंगी तो आपने जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा, वो वर्ड आपको खुद ही बना के दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं स्लीप क्वालिटी पे, जो कि मेरा था पहला वेरिएबल। मेरे पास 3 वेरिएबल थे, स्लीप क्वालिटी, सब्जेक्टिव वेलबींग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। मैंने 3 को लेकर काम किया। अगर आपने 2 को लेकर काम किया हुआ है तो आप 2 से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1.1 और 1.1.1 क्यों लिखना है, ये भी एपीए का रूल होता है कि आपकी जो हेडिंग है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो। अब ये देखें, ये भी हेडिंग 2 है अगर आप यहाँ पे देखें तो, लेकिन 1.1.1 की क्यों 1.1.1 मैंने किया है, क्योंकि स्लीप क्वालिटी के अंडर ये वाली सब हेडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हेडिंग 3 मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये एपीए के जो रूल्स होते हैं ये इसके अकॉर्डिंग होते हैं। और बाकी डिटेल में मैं आपको दूसरी वीडियो में, शॉर्ट सी वीडियो में बता दूंगी। इसके बाद इस तरह से आपने सारे, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये जो समरी मैंने बनाई हुई है, ये समरी मतलब आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करती है कि आपने बनानी है या नहीं बनानी इंट्रोडक्शन की समरी, तो इसको छोड़ें। आगे चैप्टर 2। इस तरह से चैप्टर जो बनने हुए होते हैं ये आपकी हमारी अपनी जो फाइल एलएमएस पे अपलोड है ना, मैंने सारा काम उसमें किया है। उसमें करने का मतलब फायदा मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो एपीए के अकॉर्डिंग है सारा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में लिखा तो इतनी ज्यादा मुझे चेंजेस खुद से नहीं करनी पड़ी।
लिटरेचर रिव्यू काफी लोगों का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू करना कैसे है। उसके लिए आपको डिफरेंट रिसर्चेस पढ़नी पड़ती हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं अपनी रिसर्च को लेकर, और उसमें से जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड आपको लगता है वो आपने लाइंस पिक कर लेनी है, और उसके बाद साइटेशन वगैरह किस तरह से देनी है, क्योंकि वो भी काफी लोगों को नहीं पता और उन्होंने नहीं दी हुई थी साइटेशन वगैरह। जिस तरह से यहाँ पे देखें, ये वाला सेवरल स्टडीज वाला पैराग्राफ है, ये वाला। इसमें देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ स्टडी बाय पिल्चर एंड वॉल्टर्स 1997। ये होता है शॉर्ट सा मैंने दे दिया रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे बीच में। तो इससे क्या होता है कि ये आपकी साइटेशन हो जाती है, रेफरेंसेस भी चल रहे हैं और साथ आप रेफरेंस देते जा रहे हो कि कौन सी स्टडी में से ये मैंने उठाया है, क्योंकि ये सारा आपने प्रीवियस काम लेना है, प्रीवियस जो लिटरेचर था वो आप रिव्यू कर रहे हो ना, क्योंकि इसमें तो इसको भी आसानी बनाने के लिए क्या करना है आपने, अगर आप चैट जीपीटी को वॉइसली यूज करें तो ये भी बहुत आसानी से वहां पे बन सकते हैं। आपने वहां पे जाके उसको कहना है कि मुझे पहले आपने अपना टॉपिक बताना है, और आपने जो इंट्रोडक्शन और ये सारा ऊपर लिख लिया था ना वेरिएबल्स वगैरह, आपने उन सबको पेस्ट करना है, और उसके बाद उसको आपने कहना है चैट जीपीटी को, आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि अब मुझे इसके रिलेटेड जो प्रीवियस रिसर्चेस हैं उनमें से लिटरेचर रिव्यू बना के दो, तो वो आपको बहुत अच्छा तरह बना के दे देगी। और आपको इस तरह से उसको साथ ये भी मेंशन करना है कि साथ में साइटेशन या रेफरेंसेस भी देते जाएं, ठीक है। उसके बाद ये 2.1 क्यों, क्योंकि ये लिटरेचर रिव्यू या चैप्टर 2 के अंदर ही हेडिंग्स हैं। रैशनल ऑफ द स्टडी, मतलब आपका मकसद क्या है स्टडी करने का। उसके बाद हाइपोथेसिस आ गए, ये आप लोगों ने ऑब्वियसली सही कर लिया होगा। रैशनल ऑफ द स्टडी या ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी सेम ही होता है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर जो है वो है मेथड्स का। मेथड में आप लोगों ने ये इजीली सारा कुछ कर लिया होगा। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है कि आपकी रिसर्च में क्या चीजें इंक्लूड होंगी और क्या चीजें एक्सक्लूड होंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों इकट्ठे लिखी हुई हैं। द रिसर्च वाज इंक्लूड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर। उसके बाद रिसर्च वाज इंक्लूडेड द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट परसुइंग बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 20 और अबव द एज ऑफ 30 वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रिसर्च। अच्छा यहाँ पे ये कि जो मेरे पास एज रेंज थी वो 20 से 30 तक थी, तो 20 से कम भी मैंने नहीं इंक्लूड किए थे और 30 से ज्यादा भी नहीं इंक्लूड किए थे। ये होता है इंक्लूजन और या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। टेबल्स पे आ जाएं तो जी हमारे पास सबसे पहले एक मेन टेबल था, टेबल 3.1। अब ये भी आपने SPSS पे आपको आसानी से बना के दे सकते हैं। अगर SPSS नहीं भी दे रहा तो आप लोगों ने, क्योंकि वहां पे आपको वो मीन निकाल के देगा जेंडर वगैरह के। ये फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कि जब रिसर्च वर्क होता है तो उसमें SPSS पे किस तरह से काम करना है या फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, मीन कैसे निकालना, आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरी मैंने आपको कंडीशन बता रही है, अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप बनवा लें, मैं अभी आपको बना के दे सकती हूँ। मुझसे बनवाइए, किसी और से बनाइए, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उनसे आउटपुट डाटा शीट जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई है वो जरूर लेनी है आपने, ताकि आपसे बाद में अगर मैम मांगती हैं तो आप उनको दे सकें। उसके बाद असेसमेंट मेजर, सबसे पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैंने अपनी जो गूगल फॉर्म बनाया था उसमें क्या मांगी थी वो ये चीजें थी। उसके बाद मेरे पास जो स्केल्स थे वो ये, एक तो ये स्लीप क्वालिटी इंडेक्स था, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्केल था, और इस स्केल के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन एज इट इज लिखनी है सॉरी, क्योंकि उन्होंने इस तरह से ही मांगी हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर क्या था कि आपने किस तरह से डाटा कलेक्ट किया, वो बहुत इजीली आपने लिखना है कि मैंने गूगल फॉर्म बनाया, फिर इसको मैंने शेयर किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और फिर उन्होंने मेरी जो लोगों ने मेरा सारा गूगल फॉर्म फिल किया और उन पे कोई दबाव नहीं था कि आपने जरूरी फिल करना है, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन में ये आपने ये लिखना है कि सब ने वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया मेरी रिसर्च में, और ये आपने लिखना है। उसके बाद आ जाए चैप्टर 6 पे। इसमें क्या
सॉरी 6 नहीं 4। इसमें क्या, इसमें आपका रिजल्ट सेक्शन था। ये बेसिकली लोगों से नहीं बनता कि उनको SPSS नहीं आता। अगर आपको SPSS नहीं आता तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आता है तो ये बहुत इजी होता है। ये सारे जो टेबल है मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे हमारे फॉर्मेट में एज इट इज दिए हुए हैं। मैंने वो वाला सारा फॉर्मेट उठा के यहाँ पेस्ट किया और बाकी चीजें अपनी रिसर्च वाली ही लिखी हैं, जिसमें मीन SD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये पहला टेबल था। उसके बाद था टेबल नंबर 2। अच्छा, पहले टेबल के नीचे रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जस्ट एक हमारे पास डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, ये हमने दूसरा लिखा जिसमें आपने ये जो अल्फा वैल्यू है ये आपने निकालनी थी, अल्फा रिलायबिलिटी वैल्यू। अच्छा, ये निकालने के लिए भी गूगल पे सारा पड़ा हुआ है, ये कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप अपनी मैम से पूछ सकते हैं, मैम आपके साथ शेयर कर देंगी सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हर टेबल के नीचे आपने इस तरह से लिखना है कि हाइपोथेसिस क्या था जिसका ये टेबल है। हाइपोथेसिस मेरा ये था कि रिलेशनशिप होता है मेरे जो वेरिएबल है स्लीप क्वालिटी, सब्जेक्टिव वेलबींग, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उसकी, और जो रिजल्ट क्या इंडिकेट करते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग एकेडमिक परफॉर्मेंस स्केल वाज हाई। क्योंकि ये जो पूरा टेबल है ये रिलायबिलिटी का है कि जो मैंने स्केल यूज किए हैं वो कितने रिलायबल हैं। अब अगला टेबल के लिए ये वाला हाइपोथेसिस था मेरे पास। पहले मैंने हाइपोथेसिस लिखा, उसके बाद मैंने कहा कि पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में वाला टेस्ट मैंने यूज किया SPSS के अंदर, जिसके थ्रू मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन मिली थी। अच्छा, ये यहाँ पे मैम ने इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैंने ये 3 दफा लिखा हुआ था, मैम ने जस्ट डिलीट किया हुआ है मेरा, कि मैम आयशा फारूक थी तो मैम ये डिलीट करते, ये लिखने की जरूरत नहीं होती बार बार। यहाँ पे आप जस्ट डैश लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उसके नीचे मैंने रिजल्ट दिया, दी फाइंडिंग्स आर समराइज्ड एज फॉलोज, के मेरी फाइंडिंग्स क्या इंडिकेट करती हैं। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्लीप क्वालिटी एंड सब्जेक्टिव वेलबीइंग, और जो भी आपकी रिलेशन आई वो। उसके बाद टेबल 4.4 आ गया, ये भी एज इट इज मैंने वो उठा के लिखा हुआ है। और ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है और कोहन्स डी जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, इसके लिए भी एक वीडियो होती है। अगर आप मैम आयशा के स्टूडेंट है तो आप लोगों के साथ मैम ने जरूर शेयर कर दी होगी अपनी वीडियो, क्योंकि मैम का एक चैनल है लर्निंग डोज विद आयशा, जिसमें वो जिस पर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं SPSS पे काम कैसे करना है। और अगर आप लोगों की मैम कोई और भी हैं, अगर आप सुन रहे हैं ये वाली वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जाके लर्निंग डोज विद आयशा पे जाएं और वहां पे सारी SPSS की गाइडलाइंस पड़ी हुई हैं। और ये जो कोहन्स डी वैल्यू है ये किस तरह से ऑनलाइन एक कैलकुलेटर होता है, कोहन डी कैलकुलेटर। ठीक है, वहां पे जाके आपने मेल और फीमेल की पुट करनी होती है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये कोहन्स डी वैल्यू निकाल के आपको दे देता है। उसके बाद आपने इस तरह से नीचे सारे रिजल्ट्स लिख लेने। आगे आ गया डिस्कशन पे। डिस्कशन पे आपने क्या करना है कि अपने रिजल्ट्स आपके किस तरह से निकले हैं। आपके आपके जितने भी हाइपोथेसिस हैं आपने उनको डिस्कस कर। मेरे 2 हाइपोथेसिस थे। पहला हाइपोथेसिस था कि रिलेशनशिप होता है स्लीप क्वालिटी, सब्जेक्टिव वेलबीइंग और एकेडमिक। फिर मैंने बारी बारी सारे जो थे वेरिएबल उनको एक दूसरे के साथ किया। मेरा इसलिए थोड़ा लेंथी था, देखिए मेरे पास 9000 वर्ड तक थी रिसर्च, क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल्स थे। अगर आपके 2 हैं तो ऑब्वियसली आपका काम थोड़ा कम होगा। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है एक कि पहले मैंने अपनी रिसर्च लिखी हुई है और फिर मैंने वो लिखा हुआ है कि दिस फाइंडिंग अलाइन विद न्यूमरस स्टडी हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप और कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड एकेडमिक्स। मेरे जैसे ही रिजल्ट प्रीवियस रिसर्चेस में भी आए हुए हैं। और फिर मैंने आगे ये वाली रेफरेंस दे दिया, या साइटेशन भी इसको कहते हैं, शॉर्ट रेफरेंस को। ठीक है, ये मैंने दे दिया कि ये जो 2 रिसर्चेस हैं इनमें भी मेरे जैसे मेरा रिजल्ट आया सेम इनका भी रिजल्ट है। अगर आप लोग इस तरह से बना के देंगे आपको पहली दफा ही पास हो जाना है रिसर्च पूरी इस तरह से। आप दूसरा मेरा हाइपोथेसिस ये था जेंडर डिफरेंसेस इन स्लीप क्वालिटी, सब्जेक्टिव वेलबीइंग, एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब फिर मैंने तीनों वेरिएबल को डिस्कस किया कि इनमें जेंडर डिफरेंसेस थे या नहीं थे। उसके बाद कंक्लूजन बहुत आसान होता है बनाना। आपने सारी फाइंडिंग्स जितनी आपकी निकली आपने सबको कॉपी पेस्ट करना है चैट जीपीटी पे, उसको कहना है कि कंक्लूजन बना दो, वो आपको इजीली कंक्लूजन बना के देगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, खुद लिखना चाहते हैं, तो फिर खुद आप समराइज कर दें अपनी जितनी फाइंडिंग निकली उनको 1-2 लाइंस में ऐसे
समराइज करते जाए। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन क्या होती है कि स्ट्रेंथ मेरी क्या थी कि मेरे पास ऑनलाइन गूगल सर्वे था जिसके लिए मुझे इजीली मेरे पास डाटा कलेक्ट हो गया, कंप्रिहेंसिव एनालिसिस हो गया क्योंकि मेरे पास 3 इंक्लूडेड थे वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल्स थे, तो जिससे मेरे पास एक अच्छा एनालिसिस आया। ठीक है, मेरे रिसर्च का कंसिस्टेंसी विद प्रीवियस रिसर्च, और मेरी जो रिसर्च है उसकी रिजल्ट की जो फाइंडिंग है वो प्रीवियस रिसर्चर्स से भी काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं, और इस तरह से मेरी कंसिस्टेंसी आ गई है कि वो ठीक थी। ऑब्जेक्टिव मेजर्स। द स्टडी यूटिलाइज स्टैंडर्डाइज्ड मेजर फॉर असेसिंग स्लीप क्वालिटी, मतलब मेरे पास जो मेजर थे, मेरे जो स्केल्स थे वो एक स्टैंडर्डाइज थे। कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, जो मेरी रिसर्च है वो एक नॉलेज की ईरा में एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है। लिमिटेशन ऑफ स्टडी क्या थी कि असेस टू पार्टिसिपेंट। ऑब्वियसली गूगल फॉर्म था तो एक तो इजी था मेरे लिए, लेकिन काफ़ी लोग विलिंगली परफॉर्म करते भी नहीं है गूगल फॉर्म में, मतलब वो इग्नोर कर देते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। सेल्फ रिपोर्टेड डाटा, अब हर बंदे ने खुद अपनी मर्जी से डाटा फिल अप किया था मेरे स्केल्स में, तो मैं नहीं कह सकती कि वो 100% ऑथेंटिक था या नहीं था, वो लोग झूठ भी तो बोल सकते हैं ना। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, मेरे पास जो डाटा मैं ऑनलाइन सर्वे होता है उसमें मुझे पता नहीं होता कि कोई किस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो सैंपल बायस सैम्पलिंग जो है वो बायसनेस, मतलब जो मेरे पास अंदर लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल जो मेरा स्केल फिल अप कर रहा है वो बायस्ड भी हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है अपनी तरफ को लेकर, वो अपने बारे में सब अच्छा ही बताएगा, ऑब्वियसली कौन बताना चाहते हैं अपने बारे में बुरा। तो इस तरह से आपने लिमिटेशन लिख देनी है। उसके बाद इम्प्लीकेशन या क्या होती है कि जो भी कोई भी एक रिसर्च है उसके फवायद क्या हैं। अच्छा, मैंने जो इतना ज्यादा काम लिखा, 9000 वर्ड्स लिखे, सारा इतना अपना टाइम इन्वेस्ट हम सब लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो इसमें क्या है कि एक तो काम करना चाहिए लोगों को प्रोमोटिंग स्लीप क्वालिटी, कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी हो, इनहेंसिंग सब्जेक्टिव वेलबींग आपके अच्छी हो, और रिकॉग्नाइजिंग द इंटरप्ले ऑफ फैक्टर, कि ये फैक्टर्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। अब ऑब्वियसली मेरी लिमिटेशन को लेके मैं कुछ फ्यूचर रिसर्चर जो इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उनको मैं दे सकती हूँ सजेशन। वो होता है ये वाला हमारे पास सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स कि आप लोग कौन कौन सी स्टडी, मेरी जो थी वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी, मतलब एक ही दफ़ा स्टडी, लेकिन फ्यूचर सजेशन में मैंने बोला कि अगर लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करें, मतलब 6 महीने में 2-3 दफ़ा अगर मैं यही रिसर्च करती तो मुझे पता चलता कि लोग किस तरह से मतलब प्रोमोट भी हो रही है क्वालिटी ऑफ स्लीप या नहीं हो रही। तो इस तरह से आपने सजेशन दे देनी है। उस पर रेफरेंसेस में क्या होता है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि रेफरेंसेस किस तरह से लिखने हैं, और आप लोगों की काफ़ी के जो मार्क होके आई हैं, आप लोगों की फाइल्स वहाँ पे लिखा होगा कि APA स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप रेफरेंसेस लिखो। तो APA स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रेफरेंसेस लिखने का मतलब क्या होता है कि आपने रेफरेंसेस इस तरह से लिखने हैं कि सबसे पहले आपके नेम आएंगे ऑथर के, जो भी आर्टिकल का आप रेफरेंस दे रहे हो, उसके बाद आपका ईयर आएगा कि ईयर कौन सा है, किस ईयर में ये रिसर्च हुई थी, उसके बाद टॉपिक का नेम, फिर वो किसी बुक में स्टडी हुई थी, वो किसी बुक में पब्लिश हुई है या किसी मैगजीन में किसी वेबसाइट पे पब्लिश हुई है तो वो उसका नंबर वगैरह आएगा, और किसी जर्नल में अगर हुई है तो वो उस जर्नल का भी एक नंबर होता है। ठीक है, इस तरह से ये देखें मेरी सारी रिसर्चेस इस तरह से लिखी हुई हैं, इसलिए इनमें कोई मिस्टेक नहीं थी। आपकी मर्जी होती है, आप जितनी मर्जी लिख लें रिसर्चेस। तो ये रिसर्चेस होगी। उसके बाद आ गया यहाँ पे अपेंडिसेस क्या मैंने पिक्चर्स लगाई हुई थी। ये मेरे पास था परमिशन लेटर ऑफ ऑथर, ये मुझे आसानी से मिल गया था। ये कौन से लेटर का था, सॉरी कौन से इसका था, ये देखे ना क्या कर रहा है। अच्छा, ये था स्लीप क्वालिटी, जो था स्लीप क्वालिटी वाला नहीं, ये सब्जेक्टिव वेलबींग का था, अथॉरिटी लेटर। उसके बाद इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये वाली फाइल आपको LMS पे अपलोडेड होती है, आप लोग आसानी से उसको डाउनलोड करके उसमें जस्ट आपने अपने नाम लिखने और फिर उसकी स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद डेमोग्राफिक शीट, वो जो आपने पहले लिखा वो आप दोबारा यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आ गया स्लीप क्वालिटी वाला इंडेक्स की जो आपकी पिक्चर्स हैं वो आपने यहाँ पे अटैच कर देंगे, और ये यहाँ आपकी रिसर्च पूरी कंप्लीट हो जाती है।